हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है अपना फंक्शन ही है। और फंक्शन में आज जो हम ग्राफ डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं, ठीक है ना। और इनमें लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो आप लोग क्या करोगे कि वीडियो पॉज कर करके ना उसको समझोगे, जब तक समझोगे नहीं आगे मत बढ़ना, ठीक है। और अगर फिर उसमें कोई डाउट लगता है तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उस पर आप हमसे पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा, जो हमने कल तक ग्राफ बता दिए थे उसके बाद में जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो है आपका मॉडुलस फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना। देखिएगा, जो मॉडुलस फंक्शन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स से। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स से ध्यान रखिएगा, जितने भी इस तरह के मॉडुलस फंक्शन जहाँ पे कोई भी साइन लग जाए, यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट लग जाए या कोई भी जैसे साइन लग जाए, तो वो फंक्शन एक रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन होता है। मतलब वो खुद से कोई काम नहीं करता, वो दूसरों की हेल्प से काम करता है, ठीक है। और जब कोई फंक्शन दूसरे की हेल्प से काम करता है तो उसको हमें डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ये मॉडुलस जो फंक्शन है इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन कैसे डिफाइन करेंगे वो हम समझाएंगे, लेकिन पहले मॉडुलस फंक्शन का बेसिक समझ लेते हैं। देखिएगा, जो ये मॉडुलस फंक्शन है ये आया कैसे है। इसका अगर आने का देखें हम हिसाब किताब, तो ये पहले x बना होगा, फिर इसके बाद इसमें मॉड लगा होगा, क्योंकि x क्या है? हमारा बेसिक फंक्शन है। y इक्वल टू जो x है वो क्या है? बेसिक फंक्शन है। y इक्वल टू मॉड x क्या है? सेकेंडरी फंक्शन है, उसके बाद आया होगा। तो कैसे समझें इसको? सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। पहले हम y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना दें। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? 45 डिग्री पढ़ाया था, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये 45 डिग्री यहाँ बनाते हुए। ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है, यहाँ से लेके कंप्लीट, यहाँ से लेके यहाँ तक y इक्वल टू एक्स की लाइन है। यहाँ पे अभी और उधर चला जाएगा और ये इधर भी जा सकता है, ठीक है। तो यानी सबसे पहले y इक्वल टू एक्स आया होगा, फिर क्या है? मॉड है। तो यहाँ ये समझिएगा, अगर किसी के ऊपर अगर हम मॉड लगा देते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, क्या चेंज आता है ग्राफ में, क्या चेंज आता है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। देखिए, जब भी किसी फंक्शन में हम मॉड लगा देंगे तो जो ग्राफ y एक्सिस के ऊपर है, यानी जिसकी वैल्यू y की क्या है? पॉजिटिव है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है जो y एक्स की नेगेटिव वैल्यू है, इसका मिरर रिफ्लेक्शन हो जाता है x एक्सिस के अबाउट। मिरर रिफ्लेक्शन का मतलब जब आप इसका मिरर कर दोगे तो ये जो नीचे वाली चीज़ है कहाँ पहुँच जाएगी? ऊपर पहुँच जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें किसी फंक्शन का मॉड निकालना, हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स और बताएंगे, वहाँ पे आपका सारे क्लियर करेंगे, जेई वगैरह का सब कुछ क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। देखिए, लेकिन फिर भी इसके लिए एक स्टेप लिख लीजिए कि कभी किसी का अगर हमें मॉड निकालना हो, मॉडुलस निकालना हो, तो कैसे करते हैं? सबसे पहले जो बेसिक ग्राफ है वो एज इट इज बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ होता है, एक्स एक्सिस को मिरर मान के उसका मिरर रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। यानी हमने क्या कहा कि जो ये एक्स एक्सिस को हम क्या मान लें? मिरर मान लें। क्यों मान रहे हैं? इसी के लिए मिरर क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है, इसलिए इसको मिरर मान रहे हैं। तो जब इसका हम क्या करेंगे, मिरर रिफ्लेक्शन ले लेंगे, तो ये जो नीचे वाली चीज़ है वो कहाँ पहुँच जाएगी? ऊपर पहुँच जाएगी, ऐसे पहुँच जाएगी, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी यहाँ से कितनी डिग्री बनाएगी? 45 डिग्री बनाएगी। अब देखिएगा, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन का क्या हो गया? मिरर रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये लाइन यहाँ से क्या होगी? हट जाएगी। ये लाइन यहाँ से क्या कर देना? आपको हटा देना है। तो जब इसको आप हटा दोगे, और ये देखो, ये पहले y इक्वल टू एक्स की लाइन थी, लेकिन अब ये ऊपर पहुँच गई, तो इसने अपने आप को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है तो ये y इक्वल टू किसकी बन जाएगी? माइनस एक्स की। वैसे तो आप 135 करके इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्राफ होंगे जिनकी इक्वेशन आप नहीं निकाल सकते हो। तो जिन भी कर्व का आपका मिरर रिफ्लेक्शन लिया जाएगा, उधर पे आप क्या लगा दोगे? माइनस लगा दोगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। तो आप क्या करोगे, इधर पे इस वाले में क्या लगा दोगे? आप माइनस लगा दोगे। y इक्वल टू माइनस एक्स, ये चेंज होके आया है, माइनस लगा दोगे तो फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा, ये हट जाएगा सिस्टम से, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये क्या था आपका? ऑरिजिन 0,0, ठीक है।
अब आपने देखा कि ये जो ग्राफ है मॉड एक्स ग्राफ, ये दोनों मिल के मॉड एक्स बनाता है। ठीक, अब यहाँ देखिए जब मॉड एक्स दोनों मिल के बनाता है तो इनको एक साथ लिखना पड़ेगा अब हमें कि कैसे लिखा जाए। तो देखिए इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो जो ये मॉड एक्स है यानी जो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स आपने देखा था, उसको डिफाइन कैसे करोगे? डिफाइन करने का मतलब है उस ग्राफ को लिखना। देखिएगा x इक्वल टू अगर 0 की बात करें तो x इक्वल टू 0 पे ये 0 है, x इक्वल टू 0 पे क्या है? ये 0 है। और x ग्रेटर देन जब 0 है तो इसका आंसर है x, y इक्वल टू x, तो ये क्या है? x है। लेकिन जब x लेस देन 0 है तो इस ग्राफ को क्या बोल रहे हैं हम? माइनस एक्स। इस ग्राफ को क्या बोला जा रहा है? माइनस एक्स। हमने क्या कहा था कि ये ग्राफ क्या है? एक रिप्रेजेंटेटिव ग्राफ है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। समझ गए? यानी कि ये मान के चलो शेर की खाल में भेड़िया छुपा है अंदर। ठीक, तो हमने भेड़िया को क्या किया? बाहर निकाल लिया। मॉड एक्स कुछ नहीं करता, मॉड एक्स के अंदर बैठा ये करता है। अब तुम कहोगे सर कैसे करता है, जरा इसको भी समझा। देखो जरा समझिएगा, आपने बचपन से पढ़ रहे होगे कि अगर मॉडुलस के अंदर कोई चीज़ माइनस आती है तो प्लस हो जाती है, प्लस वाली तो प्लस रहती ही रहती है। कैसे रहती है आखिर, इसको भी हम जरा समझ लेते हैं। देखिएगा जैसे मान लो -4 आया, आपने यहाँ क्या डाला? इनपुट डाला -4। तो ये -4 जब डालोगे तो कहाँ जाएगा वो? ये -4 इसके अंदर जाएगा। यहाँ -4 गया तो इसने ये तीनों कंडीशन चेक करी। तो आप बताओ -4, वीडियो पॉज करके देखिएगा, -4 इन तीनों में कहाँ जाएगा? तो -4 x की वैल्यू 0 से छोटी है तो कहाँ पे आएगी? नीचे वाले में। और जब अगर नीचे वाले यानी इन तीनों में कहाँ पे जाएगी? नीचे वाले में। नीचे वाले में माइनस पहले से लगा हुआ है, x की वैल्यू -4 है तो ये क्या मिल जाएगी हमें? +4 मिल जाएगी। अगर इसी तरह यहाँ मान लो आपने क्या डाला होता? 5 डाला होता तो क्या होता? f5 की वैल्यू क्या हो जाती? तो यहाँ पे आप जब 5 जाता तो 5 देखता यार हम तो ग्रेटर देन 0 है तो हम कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे, x वाले के पास जाएंगे और x क्या है हमारा? 5 है, तो ये 5 आ जाता। तो कुल मिला के जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट निकाल के आपको क्या करेगा? दे देगा। इसीलिए मॉड की जो वैल्यू है वो माइनस वाली प्लस हो जाती है और प्लस वाली प्लस ही रहती है। इसलिए जो मॉडुलस फंक्शन है एक रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन है, अपने आप में फंक्शन नहीं है, वो दूसरों से मिल के बना है। किन लोगों से मिल के बना है? इन लोगों से मिल के बना है। ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन हो गया। अब इसकी जरा डोमेन और रेंज देख लेते हैं क्या होती है। तो ध्यान से समझिएगा, इनकी डोमेन और रेंज देख लेते हैं तो आपको खुद समझ में आ रहा है। चिंटू को दौड़ाना है अब आपको, ये हटा दीजिए, अब मिरर का काम खत्म। तो यहाँ समझिएगा कि हम डोमेन और रेंज यहाँ पे कैसे इनको बताएं, कैसे यहाँ पे डोमेन और रेंज हमें बताना है। तो डोमेन में क्या करना है? चिंटू को जो है हमें एक्स एक्सिस पे क्या करना है? दौड़ाना है। तो चिंटू -∞ से दौड़ेगा +∞ तक। तो जब माइनस से दौड़ेगा तो ये देखेगा सर हमें तो ऊपर दिख रहा है, तो चलो ठीक है भैया -∞ है इसमें। चलता गया 0 पे भी दिख रहा है, इन्फिनिटी पे भी ऊपर दिख रहा है। यानी कि हमने क्या बताया था? चिंटू को दौड़ाओ एक्स एक्सिस पे और उससे बोलो ऊपर या नीचे तुम्हें कुछ भी दिखे तुरंत इन्फॉर्म करो। तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। तो ये क्या है? यानी कि इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है। ठीक, अब हम बात करेंगे ज़रा रेंज की। तो रेंज के लिए हमने क्या बोला था? रेंज के लिए क्या बताया गया है कि आपका जो चिंटू है ना वो कहाँ दौड़ना चाहिए? वाई एक्सिस पे। तो जब वाई एक्सिस पे दौड़ेगा कहेगा भैया -∞ से +∞ तक जाना चाहते हैं। हमने कहा जाओ लेफ़्ट राइट देखते रहना अपने। इसने गया, इसने कहा यहाँ तो कोई ग्राफ नहीं दिख रहा, ना लेफ्ट में राइट में और ना लेफ्ट में। जाता गया देखा 0 पे दिख गया कि 0 पे है सर ग्राफ, इसके बाद भी है ग्राफ, इसके बाद कंटिन्यूस है। इसका मतलब 0 से चला है क्लोज ब्रैकेट में, कहाँ तक गया है? इन्फिनिटी तक गया है। तो इसका मतलब मॉडुलस फंक्शन की रेंज कहाँ से शुरू होगी? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसीलिए जो मॉडुलस x होता है, ठीक है, वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसे इसलिए नोट कर लीजिएगा क्योंकि जब हम रूल्स फॉर डोमेन पढ़ाएंगे तो इसका वहाँ पे हम यूज करेंगे। तो अभी तो बेसिक फंक्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने क्या करी? जान ली इसमें। ठीक, एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉडुलस फंक्शन की, इसकी प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी पे IIT JEE में भर के क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हमें कभी समझ नहीं आता चल क्या रहा है, तो हम वो प्रॉपर्टी भी यहीं डिस्कस कर लें।
है ना, डोमेन रेंज तो समझ लिया, बेसिक फंक्शन भी समझ लिया। अगर इसकी प्रॉपर्टी यहीं डिस्कस हो जाएगी तो इसका काम यहीं खत्म कर देंगे, ठीक। फिर रूल्स फॉर डोमेन में हम जब अगला लेक्चर देंगे, इस लेक्चर में तो नहीं, अभी तो फंक्शन खत्म करने हैं, अगले लेक्चर में रूल्स फॉर डोमेन करेंगे और आप देखोगे एक एक चीज़ें जो है यहाँ पे क्लियर करनी है हमें। अब आ जाइए आप, हमने क्या कहा कि इसके जो रूल्स हैं यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी हैं ज़रा उन्हें समझने की कोशिश हम करते हैं। ज़रा देखिएगा, तो प्रॉपर्टीज, यहाँ पे हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ मॉड x इक्वल टू ए है, मॉड x इक्वल टू ए है। पहली बात तो एक ध्यान रखिएगा, कभी कोई तुमसे कह दे, एक मिनट, प्रॉपर्टी समझने से पहले क्वेश्चन समझ लो। देखिएगा, क्वेश्चन है जैसे मान लो मॉड x इक्वल टू आपसे 4 कह दे, तुमसे पूछे बताओ इसके क्या आंसर होंगे, और एक कह दे मॉड x इक्वल टू -5 है, इसके क्या आंसर होंगे। तो इसके आंसर तो पॉसिबल हैं, पॉसिबल आंसर यानी पॉसिबल सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि मॉड x पॉजिटिव ही होता है, लेकिन मॉड x अगर कभी नेगेटिव लिख दे तो नॉट पॉसिबल। इसे सीधे सीधे आप नॉट पॉसिबल करके छोड़ दीजिएगा। इसका आंसर अभी हम लोग सीख रहे हैं कैसे दिया जाता है। इसका आंसर तो आप डायरेक्ट कह दोगे नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं किसी भी हाल में। क्यों? क्योंकि मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता। तो कई बार निगलेक्शन करना होता है तो निगलेक्ट हम इसके थ्रू कर देंगे। अब अगला समझिए जरा, देखिएगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, क्या कहती है? इफ़ मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू ए, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू ए। अब खुद कॉमन सेंस लगाओ, अगर मॉडुलस ऑफ, हम खुद प्रॉपर्टी बनाएंगे, इनकी क्या सुननी है। मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 4 है, तो आप बताओ x की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हो जिसका आंसर 4 आए। तो आप कहोगे सर x की वैल्यू में एक तो मैं +4 डाल के ही 4 ला सकता हूँ और x की वैल्यू -4 डाल के ही 4 ला सकता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया कि इनपुट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर x मॉड ऑफ x इक्वल टू ए है तो आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन हमारा जो x है वो a हो जाएगा और x क्या है वो -a हो जाएगा, यानी x की वैल्यू, ये दोनों ही आंसर आएंगी। तो जो हमने ये पूछा था इसका क्या आ जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते जाइएगा। नंबर दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, मॉडुलस की, ठीक है ना। इफ मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, ठीक है, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। तो हमने क्या कहा, जब मॉड हटता है तो यहाँ प्लस और माइनस लगता है। लेकिन प्रॉब्लम किस बात की है कि जो ये इनइक्वालिटी लगी हुई है ये कहती है कि अगर तुमने साइन चेंज किया तो तुम्हें हमें भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल को तो प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल जाने अपना काम, लेकिन इनइक्वालिटी की कहानी क्या होती, अगर आपने कोई भी साइन चेंज किया तो इनइक्वालिटी आपको चेंज करनी पड़ेगी। इसने कहा देखो ऐसा है, आप x ग्रेटर देन इक्वल टू ए कहो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू -a कह दोगे तो हमें ऐतराज़ है, क्योंकि आपने यहाँ तो माइनस लगा दिया, एक ही जगह तो माइनस लगा दिया, लेकिन आपने यहाँ साइन नहीं बदला। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई हुई है, इनइक्वालिटी आप देख लीजिएगा, वो आपको समझ आ जाएगा, वहाँ से एक लेक्चर और इनइक्वालिटी का है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा होता है तो x ग्रेटर देन a और x लेस देन -a होता है। तो अब इसका क्या मतलब हो गया, इसको भी नंबर लाइन जरा बना के देख लेते हैं, कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रहे। ये a है और ये क्या है, a है। आपसे कह रहा है कि जो आंसर है x ग्रेटर देन a, यानी डार्क सर्कल बनाते हुए इधर ले जाओ, ये आंसर है, और x लेस देन -a आपका आंसर ये है। दोनों ही आंसर है, तो आपका आंसर, यानी अगर इसका कंबाइंड आंसर देना चाहें, एक तो ये हो ही गया, एक हो ही गया दोनों, तो हम लिखेंगे -∞ टू -a यूनियन a टू ∞, ये आंसर हो गया। यानी अगर ये आता है तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हो या फिर ये दे सकते हो, x के फॉर्म में, ये नंबर लाइन के फॉर्म। कितने पॉसिबल भी हो गए, नंबर 1 पॉसिबल भी एलजेब्रा, नंबर 2 कोऑर्डिनेट, और नंबर 3 आपका ये भी एलजेब्रा ले लीजिए 3। तो ये तीनों में से कोई भी जवाब आप इन्हें दे सकते हो, ठीक है। तो ये आंसर निकल आया। अब इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यही क्वेश्चन समझा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमने क्वेश्चन लिया मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 3। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x लेस देन इक्वल टू -3।
ठीक, ये या फिर कंबाइंड जवाब कैसा दोगे, -∞ टू -3 ये आ गया लेस देन वाला, और यूनियन 3 टू इन्फिनिटी ये आ गया। तो ये आपका कंबाइंड जवाब हो गया। और अगर इसे नंबर लाइन में देना चाहते हो तो कुछ भी पूछे कुल मिला के, छोड़ना नहीं है सालों को, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना, इनको इनकी औकात दिखा देनी है कि तुम साले इसी लेवल के हो, देखो तुम अपनी औकात। जब समझ में आएगा तो सब चीज़ें बोल देंगे इनको हम, जो हमारे मन में है। ये आ गया, ठीक है। तो आप चाहे ये जवाब ले लो, ये ले लो, ये ले लो। अब पूछे कोई स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगा रहे, ओपन क्यों नहीं लगा रहे, भैया यहाँ पे इक्वल लगा था इसलिए हम स्क्वायर लगा रहे, अगर यहाँ इक्वल नहीं लगा होता तो हम ओपन लगा देते, ठीक। तो ये हमने इस क्वेश्चन का जवाब सीख लिया। अब देखिएगा थर्ड प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है ना। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है तो वहाँ और डिटेल डिस्कशन करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ होगा वहाँ पे। थर्ड क्या है, थर्ड है कि मॉडुलस ऑफ एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ए हो जाए तो वही काम है। इसे ऐतराज तब नहीं होता जब जैसे कि तैसा लिख दो, मतलब देन एक्स लेस देन ए लिखो, इसे कोई दिक्कत नहीं। और एक्स जब यहाँ पे आप -a लिखोगे तो यहाँ ग्रेटर देन, यानी साइन बदलना पड़ेगा। अब तुम बताओ ये क्या कह रहा है, -a से ज़्यादा और a से कम, तो ये वाला हो गया, ये तो दोनों कंबाइन होगा इसका मतलब, यानी इसका आंसर आ गया x लेस देन इक्वल टू a और ग्रेटर देन इक्वल टू -a। तो इसमें ये जवाब होते हैं। इन तीनों में से आप तीनों जवाब दे दो या एक दे दो, हम तो कह रहे लास्ट वाले दो सबसे अच्छा है, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी हुई। इस पे क्वेश्चन आए तो कैसे कर देना उसको भी देख लेते हैं, है ना। इसका क्वेश्चन एक बार देखिएगा, इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे मान लो ये मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू है, हाँ लेस देन इक्वल टू 3 है, तो जवाब क्या दोगे, x लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू -3, खत्म हो गया जवाब क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये, आंसर ये। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, मॉडुलस का जवाब दे सकते हैं। बाकी अभी आप देखोगे मॉडुलस ऑफ x -2, मॉडुलस ऑफ साइन x, मॉडुलस ऑफ कॉस x, ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ जब सिखाएंगे तो ये डिटेल डिस्कशन करेंगे इनका, ठीक है ना। अभी मॉडुलस हमने सिंपली सीख लिया। जैसे अभी अब देखो इस तरह के भी ग्राफ डिस्कस करेंगे, ये कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। इनको देखते ही मेरी हालत ख़राब हो जाती है। इंटीग्रेशन में आ जाते तो ऐसा लगता है कि मरने वाले हैं। ऐसे आ जाए, ठीक है, ऐसे आ जाए, तो कुल मिला के या मॉड ऑफ साइन x आ जाए। तो ऐसे जितने भी ग्राफ हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ जब हम सीखेंगे तो इनका डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अब देखते रहो इन लेक्चर्स को, आपको ध्यान रखना, फंक्शन जो है रीढ़ की हड्डी है मैथमेटिक्स की। एक बार समझ में आ गई तो IIT हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप इस चुटकियों में निकालोगे। 11 12 की तो बात ही नहीं करते, तो बहुत टुच्चे एग्जाम है, तो ऐसे ही 100 नंबर ले आओगे इनमें, ठीक है। गारंटी एक भी क्वेश्चन जो बाहर आ जाए यहाँ से 11 12 में, और ढंग से पढ़ लिए तो IIT के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपके। अब मुद्दा है कि आप पढ़ते कैसे हो, ठीक, कितनी सीरियस हो पढ़ाई के लिए, कि ये आपको ध्यान देना है, ठीक। मैंने अपने टाइम पे भी बहुत सीरियस पढ़ाई करी, तब जाके दोनों एग्ज़ाम निकले थे, IEEE और IIT भी, ठीक। उस ज़माने में NDA भी निकाले थे, तो समझना पड़ेगा आपको। देखिएगा ये हमने सीख लिया है, हमने मॉडुलस फंक्शन सीख लिया। अब अगला फंक्शन नाम डाल लो, हेडिंग डालिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी किसी को समझ नहीं आता। ध्यान रखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। अब देखो फिर से वही कहानी, अगर ये कोई भी साइन यहाँ लग जाए इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन, यानी अपने आप से साला कुछ नहीं करेगा, ये किसी न किसी की हेल्प लेगा, ठीक है। लेकिन पहले इसका थोड़ा वर्क समझ लेते हैं, काम समझ लेते हैं, ये करता क्या है, ठीक है। अगर हम ये समझ में आ जाएगा कि ये करता क्या है तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। जरा समझिएगा ये क्या करता है, इसकी भी ज़रा देख लें कार्यकारिणी। यहाँ समझिएगा, अगर मान लीजिए हमने इसके अंदर लिखा 1.2, तो हमने क्या कहा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यानी इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर इसका आंसर होगा। तो 1.2 से छोटा और सबसे बड़ा, तो 1.2 से छोटा क्या होगा, 1 होगा, और इससे बड़ा भी होगा, ठीक है। 1.2 से छोटे तो 1 0 -1 सब कुछ होंगे, लेकिन उन सब में बड़ा कौन, 1। जैसे 4.5, तो 4.5 से छोटा
पर सबसे बड़ा इंटीजर। तो 4.5 से छोटा क्या होंगे? 4, 3, 2, 1, 0 सब होंगे, लेकिन उनमें सबसे बड़ा, तो आंसर क्या आएगा? 4। ठीक है, तो तुम कहोगे सर सीधा कह दो यार इंटीजर वैल्यू लिख दो। हाँ बिल्कुल लिख देंगे, लेकिन जब आप यहाँ जाओगे ना -3.4, तो यहाँ पे जवाब आप -3 नहीं लिख सकते, गलत। क्या है ये? गलत। क्या है? गलत, रॉन्ग, सब कुछ ये है। बहुत बड़ा पाप कर दिया इसने। तो फिर क्या गलती करी, क्या समस्या है, उसे समझते हैं। आपने इस बात को ध्यान नहीं दिया, हमने क्या कहा था? -3.4 से छोटा और सबसे बड़ा। तो -3.4 से छोटा क्या होता है? -4, -5, -6, ये सब क्या हैं? छोटे होते हैं। तो उन सब में बड़ा, तो आंसर क्या आएगा? -4। जल्दबाजी मत करिए कोई भी काम, सब तुरंत निपट जाओगे। अब लिखा हमने -0.1, तो आपका जवाब आना चाहिए -1। हमने लिखा यहाँ पे -1.2, तो आपका जवाब आना चाहिए -2। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, जैसे मान लो ये 1.2 था, अब अगर इसे 1.3 तब भी 1, 1.4 तब भी 1, 1.9 तब भी 1, 1.9999 2-4 साल तक लिखते रहो तब भी इसका आंसर 1। लेकिन अगर तुमने धोखे से यहाँ 2 लिख दिया, 2.0, तो ये तड़ से 2 दे देगा। मतलब अभी तो ये 1 पे चल रही थी कहानी, जैसे ही देखा कि एग्जैक्ट 2 आ गया, तड़ से 2 ऊपर क्या आ गया? शिफ्ट कर गया। इसका मतलब क्या हुआ यार? इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा? टूट के चलेगा भाई। 1.99 तक 1 रहेगा x की वैल्यू में, फिर जैसे 2 हो जाएगा, फिर 2.99 तक 2 रहेगा, फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसे स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। जरा इसका एक बार ग्राफ देखते हैं, ग्राफ से ज़्यादा बेटर और समझ में हमें आएगा। तो देखिए इसका ग्राफ क्या है, इसका ज़रा ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। आगे ऐसे 5 और भी आगे है, बनाना इतना नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। अब ज़रा समझते हैं, देखिएगा ये जो है अभी आपने देखा था, नहीं देखा था, यहाँ देख लो कि 0.1 पे क्या देगा? 0 देगा। 0.001 पे भी क्या देगा? 0 देगा। और 0.999999 2-4 साल तक लिखो तब भी 0 देगा। लेकिन जैसे ही 1 आया तो तुरंत से क्या दे देगा? 1 दे देगा। इसका मतलब ये ध्यान रखिएगा, जो अंदर वैल्यू डाली जा रही है x की वैल्यू है, जो निकल के आ रही है ये y की वैल्यू है। तो देखो आपने क्या किया, जब x की वैल्यू आप 0.99 तक, तो यहाँ वाइट सर्किल बनाओ, ऐसे वाइट सर्किल, क्योंकि हम 0.0 पे तो 0 है। अगर पूछे जाए 0 पे क्या होता है, ये तो 0, तो 0 पे तो 0 था और यहाँ तक 0 ही रहा, तो इसी लाइन को ट्रेस कर देगा ये। ठीक है ना ये। लेकिन 1 पे जैसे ही पहुँचेगा, 1 पे जैसे ही पहुँचेगा तो क्या आंसर हो जाएगा? 1। यानी 1 पे जैसे ही पहुँचा तो आंसर क्या हो गया? 1। यानी अगर इस ग्राफ को तुमसे अगर ये कह देता कि केवल ये ग्राफ आप 0 और 1 के बीच बनाओ, तो आपका जवाब सिर्फ इतना होता है, ये रेड वाली लाइन यहाँ तक और ये वाइट सर्कल, ये डॉट, बस इतना ही होगा। ठीक है, आईआईटी वाले ध्यान से समझें इस बात को, बहुत ऐसे क्वेश्चन फंसाता है वो आईआईटी में। ठीक है, वो ये वाला पॉइंट ही छोड़ देते हो तुम लोग। तो जब 0 से 1 के बीच कहेगा तो आप क्या जवाब दोगे? ये वाइट वाली लाइन, ये रेड वाली लाइन और ये क्या? ये डॉट। इतना ही ग्राफ बनेगा। लेकिन अगर हम पूरा ग्राफ इसका डिस्कस करना है तो क्या होगा? अब देखिएगा 2 पे यहाँ पे फिर से वाइट सर्किल बना लो। क्यों? क्योंकि देखिए 1.99 तक ये 1 ही रहने वाला है। ये y इक्वल टू किसका? 0 की लाइन है और ये y इक्वल टू किसकी लाइन है? 1 की लाइन है। अब क्या होगा, जैसे ही 2 आएगा तो ये 2 पे जंप मार देगा। ये 2 है, ये वैल्यू क्या है आपकी? 2 है। 2 पे जंप मार देगा और 2.99 तक फिर से ये 2 रहेगा। ठीक है, फिर से क्या रहेगा? 2 रहेगा। लेकिन 3 पे फिर जंप मार देगा, और जब 3 पे जंप मार देगा ये तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ये 3 हो जाएगा और 3 से 4 तक यहाँ पे ऐसे चलेगा। ठीक, तो कुल मिला के y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। ऐसे ही सेम नीचे देखिएगा,
-0.1 क्या है, -1 है, यानी इसके नीचे जब आएगा तो यहाँ -1 पे डार्क सर्किल बनाइएगा और यहाँ से -1 से लेके यहाँ तक ऐसे बना दीजिए। क्यों, -1 से लेके -0.9 तक सब जगह ये क्या रहेगा, y = -1 रहेगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, सेम कहानी यहाँ जानी है। अब जब -2 कब हो जाएगा, इधर वाइट सर्किल और इधर क्या, डार्क सर्किल, दी y = क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ऐसे ऊपर ऐसे नीचे बनता जाएगा। तो ये देख रहे हो एक सीढ़ियों की तरह एक ग्राफ बन रहा है, इसके बाद इसलिए इसको दिस ऑल्सो नोन एज स्टेप फंक्शन, इसे क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन बोलते हैं। ठीक, स्टेप फंक्शन है। और ये हमेशा कैसी वैल्यू देता है, इंटीजर। तो हमने कहा चिंटू को दौड़ा लें, चिंटू अपना है, डोमेन रेंज तो वही बताता है, डोमेन। तो देखिएगा हमने कहा ये ग्राफ अभी यहाँ नीचे भी है ऐसे, और ये ग्राफ यहाँ ऊपर भी अभी ऐसे है, बिल्कुल चला जाएगा। तो जब ये इन्फिनिटी पे था चिंटू हमारा, तो इन्फिनिटी का है भैया ग्राफ, आपने कहा था नीचे भी है। तो ये पूरा जब एक्स एक्सिस पे चल रहा है, ये यहाँ पे भी पहुँचा, -2 पे भी दिख रहा है, ये 1 पे भी इसको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे जब ये देखेगा तो एक्स एक्सिस उसको कहेगा भैया पूरा रियल नंबर है, हमें हर जगह ग्राफ दिख रहा है। ठीक, लेकिन जब बात आएगी रेंज की, जब बात रेंज की आएगी तो चिंटू को हम जब यहाँ दौड़ाएंगे रेंज पे, ठीक है ना, तो रेंज में क्या है, इधर लेफ्ट राइट दिख रहा है। थोड़ा सा आप देखोगे ये -2 पे देखा तो इसने कहा कि जैसे अब जैसे -4 पे भी ग्राफ बना होता, -3 पे भी बना होगा, -2 पे पहुंचा तो आपको देखो बेटर समझ, -2 पे जब पहुंचेगा तो इसको केवल -2 पे दिखेगा, फिर -2 से लेके 1 तक ना इधर दिखेगा ना इधर कुछ दिखेगा लेफ्ट राइट में, फिर -1 फिर दिखेगा, फिर आगे गया, फिर कह रहा फिर कुछ नहीं दिख रहा, फिर ये 0 पे दिख रहा, फिर कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ 1 पे दिख रहा, फिर सिर्फ 2 पे दिख रहा, फिर सिर्फ 3 पे दिख रहा। यार इसने कहा यार जितनी भी इंटीजर वैल्यू है सिर्फ वहाँ ग्राफ दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है भैया। तो हम क्या कह देंगे, अगर केवल इंटीजर वैल्यू पे ग्राफ दिख रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ इंटीजर वैल्यू, यानी कि इसका जो रेंज होगी i, और आपके बुक में उसको z से भी रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर वैल्यू को। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसकी डोमेन तो रियल नंबर होती है, बट रेंज क्या होती है, इंटीजर वैल्यू होती है। ठीक है ना, रोकिएगा ग्राफ को, इस पॉज करिएगा वीडियो को, उसके बाद में आप इसको खुद से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। जब तक खुद से ड्राइंग ना हो जाए छोड़िएगा मत, क्योंकि यहाँ तो मज़ा आ रहा होगा, विजय सर पढ़ा रहे हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है, तो खूब अच्छा लग रहा है, लेकिन आप घर पे उसको बैठ के प्रैक्टिस करोगे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, और एक बार कर लिया तो काम खत्म। अब इसकी प्रॉपर्टी पे तो हज़ारों क्वेश्चन IIT में पूछे जाते हैं, लेकिन हमने क्या कहा कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ाएंगे तो इसकी भी प्रॉपर्टी वहीं डिस्कस करेंगे तगड़े से। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, प्रॉपर्टी सारी डिस्कशन वहीं करेंगे, प्रॉपर्टी का वीडियो अलग बनाएंगे, टोटल प्रॉपर्टी होंगी उसमें, टेंशन मत लीजिएगा। तो आपका ये आंसर निकल के बाहर आ गया, ठीक है, ये वाला। अब लेकिन इस पर एक छोटा क्वेश्चन तो हम कर ही लें अभी, जैसे क्वेश्चन है, ये भी सब IIT में पूछे जाएंगे, इतना छोटा भी क्वेश्चन नहीं है। देखिए कैसे, हमने कहा कि इफ़ mod x इक्वल टू अगर 4, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू अगर 4 है, देन फाइंड x। चलो वीडियो पॉज करो, जरा दिमाग लगाओ कि 4 वैल्यू कब कब इसमें आ सकती हैं, या फिर एक ही आंसर होगा। ठीक है, इसके इनफाइनाइट आंसर होंगे। ठीक, तुम लोग कहो कैसे होंगे, कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा, पक्की बात है, बहुत चालाक लोग हैं। देखिए कैसे कर लिया होगा, उन्होंने ये सोचा होगा सर x की वैल्यू जब यहाँ 4 आएगी तब तो ये 4 देगा, 4.001 पे ही 4 देगा, 4.1 पे ही 4 देगा, सर ये 4.99 तक क्या 1 देगा, इवन 5 से बिल्कुल पहले वाली वैल्यू पे भी ये 4 ही देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो समझदार लोगों ने लिख लिया होगा अब तक, इसका आंसर हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन 5। ये लिखा होगा, यहाँ इक्वल मत ठोक दीजिए, इक्वल करोगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि और करके इसे ब्रैकेट के फॉर्म में कैसे दोगे, 4 को लिखोगे क्लोज ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है, और 5 को लिखोगे ओपन ब्रैकेट में। ये जवाब आपका आएगा, और इसमें जब ऑप्शन दिया होगा IIT में तो आपको यही टिक करके आना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप बस ऐसे ही पढ़ते रहो, आपका काम हो जाएगा। तो हमने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ लिया, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, जवाब हो गया आसानी से। अब देखो प्रॉपर्टी तो बाद में कराएंगे, हमने कहा ना। इसके बाद हम देखते हैं अगला फंक्शन,
आप वीडियो की स्पीड स्लो आप करके कैसे भी करके देखिए, बस आप समझना है। आपको कोई डाउट लगे तो पूछना, ये आपको इतने काम तो करने ही करने हैं जनाब। देखिएगा इसके बाद जो फंक्शन है वो है फ्रैक्शनल फंक्शन, जैसा नाम वैसा ही काम। अब फ्रैक्शनल जब फंक्शन आया तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, फ्रैक्शनल को हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, फ्रैक्शनल ऑफ एक्स। तो हमने कहा था जब भी ये साइन सून आ जाते हैं ना ऐसे बगल में, तब इनकी अपनी कोई औकात नहीं है। ये कहाँ से आते हैं, दूसरे फंक्शन के बेस पे आते हैं, दूसरे फंक्शन इसको सोल्यूशन देते हैं, यानी इनका आंसर कैसे निकलता है, डिफाइन करके। अच्छा एक चीज़ और भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने डिफाइन नहीं किया था, ठीक है ना। तो एक काम कर लेते हैं कि पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर का आपने डेफिनेशन नहीं देखा है, ठीक है, वो रह गया, अभी छूट गया, देखिएगा। तो कैसे करोगे उसको डिफाइन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर था तो डिफाइन तो है ये। ग्राफ आप पुराना वाला जब वीडियो बैक करके जाओगे तो वहाँ समझ में आएगा। देखिएगा x जब हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन 1 है तो ऑब्वियस बात है आंसर क्या दे रहा था, 0 दे रहा था। और x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 2 है तो आंसर क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, लेस देन क्या है 3 है, तो क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन 4 है तो आंसर क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। ये सब आप जो है फटाफट खुद भी लिख सकते थे, लेकिन उनका चलो बता दो ये क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ये सब आपके इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए तफरी मत लीजिएगा बिल्कुल भी। तो ये क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। ऐसे यहाँ पे देखिए x लेस देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है तो -1 आ रहा था। x लेस देन -1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है तो -2 आ रहा था। ऐसे ही आ रहा, तो ये डिफाइन हो गया। और हमने कहा था ना कि ये सब देखने में होते हैं ऐसे, आते किसकी वजह से हैं, दूसरों की वजह से है, ठीक है, हो गया। अब इसे क्या होगा कि जब ऐसे क्वेश्चन इंटीग्रेशन में दिए जाएंगे ना, बहुत चालाक लोग हैं ये, देखो कैसे आपको ऐसे दे देते हैं कि कहेगा 1 से लेके 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। अभी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी इंटीग्रेशन पढ़ाना नहीं आता, लेकिन जो बच्चे 12th के हैं या हम लोग 12th में देखेंगे तो क्या होता है, इस फंक्शन को बदलना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, 1 से लेके 2 तक, तो आपने देखा 1 से लेके 2 तक क्या है, ये 1 है तो 1 dx प्लस 2 से लेके 3 तक क्या है, 2 से लेके 3 तक क्या है, ये 2 dx। तो आप इसको ऐसे इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन हम अगले क्लास में सिखाएंगे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। और जिनको 11th के साथ 12th खत्म करना है तो 12th वाला भी कोर्स ले लें, वो 12th खत्म कर लें। अब तो कभी भी 12th कभी भी 11th कर सकते हो। अब सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप देखिए और कितने भी डाउट पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने फंक्शन की डेफिनेशन भी समझ ली। अगला कंसर्न क्या है हमारा, अगला है हमारा फ्रैक्शनल फंक्शन। तो फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू, इसको कर्ली ब्रैकेट में ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। तो जब एक कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा तो कैसे समझेंगे, जरा समझने की कोशिश करते हैं। कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे तो इसका काम क्या है, पहले काम को समझते हैं फिर ग्राफ की बात करेंगे। काम इसको देखो क्या है, जैसे मान लो लिखा हमने 0.1, ये हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू देता है, इसको इंटीजर, जैसे उसको इंटीजर से मतलब था, इसको फ्रैक्शन से मतलब है। तो 0.1 तो आंसर देगा 0.1, खुशी खुशी ले जाओ। 0.2 तो आंसर क्या देगा, 0.2, मतलब 0.9999 लिखते रहिए तो आंसर इसका 0.9999 आता रहेगा। लेकिन अगर इसके अंदर लिख दिया आपने 1 तो बताओ क्या इसके अंदर कोई भी आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू है, नहीं है, तो आपका जवाब क्या होगा, 0। अगर आपने इसके अंदर लिख दिया 2 यानी इंटीजर वैल्यू डाल फ्रैक्शन के अंदर तो आंसर क्या देगा, 0। लेकिन आपने अगर इसके अंदर डाला 1.2 तो आंसर देगा 0.2। यानी कि ये सिर्फ फ्रैक्शनल वैल्यू आपको उठा के देता रहेगा। और ध्यान रखिएगा, और 0 पे क्या देगा, ये 0 पे क्या देगा, 0 देगा। यानी कि अगर देखा जाए तो 0 से लेके 9.99 तक जो अंदर डाल रहे हो x वही बाहर आ रहा है। यानी आपने अगर इसके अंदर x डाला तो x ही बाहर आया। लेकिन जैसे आपने यहाँ 1 डाला तो ये क्या कर दे रहा है, 1 को कह रहा है 1 - 1 दैट इज 0। 2 को क्या कह रहा है, 2 - 2 दैट इज 0। 1.2 को क्या कह रहा है, 1.2 - 1 दैट इज 0.2।
अगर इसके अंदर डाला आपने -2.3, तो इसको ध्यान से समझिएगा ये क्या करेगा। ऐसे केस में ये 2.3 से बड़ा इंटीजर यानी 3 में से 2.3 माइनस हो जाएगा और जवाब होगा 0.7, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू नेगेटिव तो होती ही नहीं है। अब जैसे मान लो आ जाए इसके अंदर -4.3, तो 4.3 से बड़ा इंटीजर 5 और माइनस करोगे 4.3, तो आंसर क्या आएगा 0.7। जैसे आपने लिखा -2.6, तो 2.6 से बड़ा क्या होता है 3 -2.6, तो आंसर क्या आएगा 0.4, यानी कि सारी की सारी वैल्यू फ्रैक्शनल ही आती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यानी फ्रैक्शन यानी ये वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती कभी अपने लाइफ में, यानी ये जो फ्रैक्शनल फंक्शन है 1 भी नहीं हो सकता कभी। तो अगर ऐसे ही देख के कह दें कि बताओ फ्रैक्शनल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, तो आप बताओगे 1 से छोटी होती है और 0 के इक्वल से बड़ी होती है। बहुत बड़ी बात है, बिना हमने इसको देखे रेंज बता दी है इसकी, ये रेंज है इसकी। ठीक है, रेंज कैसे, 0 क्लोज ब्रैकेट में 1 ओपन ब्रैकेट में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो आप ऐसे भी दे सकते। अभी जबकि ग्राफ ड्रॉ नहीं किया, तो ग्राफ ड्रॉ करना है हमें और देखना है ये ग्राफ के थ्रू कैसे आई है। तो एक बार ग्राफ भी हम लोग देख लेते हैं, ज़रा समझिएगा। ये 0,1 है, तो आप समझ गए होंगे कि जो ये लाइन है, ये लाइन y = 1 की लाइन है। ठीक है, अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो जब आपने 0 डाला तो ये 0 आया, 0.1 पे 1 आया, मतलब जो वैल्यू डाल रहे हो वही निकल के आ रही है। तो बताओ ऐसी कौन सी फंक्शन होती थी कि जो वैल्यू डालते थे वही निकल के आती थी। आइडेंटिटी फंक्शन 45 डिग्री एंगल बनाते हुए पढ़ाया था हमने। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ से चलेगा, ये आपका 1 है, ध्यान रखिएगा ये क्या है 1 है। तो यहाँ हम पहले बना देते हैं वाइट सर्किल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 45 डिग्री एंगल बनाती हुई लाइन बनेगी। ठीक हो, 45 डिग्री एंगल बनाती हुई लाइन जो होती है y = क्या होती है x होती, और ये होना भी चाहिए था क्योंकि जब हम इसके अंदर x डाल रहे हैं तो x ही इसका आंसर आ रहा है हर जगह। कब तक, 0.999 तक, समझ गए, 0.999 तक आ रहा है। अब देखिएगा 1 से लेके 2 तक जैसे ही 1 डालोगे, जैसे ही इसके अंदर आपने 1 डाला फ्रैक्शनल के अंदर, तुरंत 0 हो जाएगा और फिर बढ़ना शुरू होगा, कहेगा 1.99 तक ऐसी वैल्यू देता जाएगा। कैसे, ऐसे 1.2 पे 0.2 है ना, ये देखो 1.2 पे क्या हो गई 0.2 हो गई, तो चलती रहेगी। तो ये वाली लाइन, अब ये आंसर कैसे आ रहा था, देखो 1.2 से 1 को माइनस कर रहे थे, यानी जो x था उसमें से आप -1 कर रहे थे, तो ये x - 1 की लाइन है। ऐसे ही यहाँ पे आप ऐसे बना दोगे, इधर ये क्या हो जाएगी, आपने खुद कहा था 2.1 से आगे आप 2 को माइनस कर रहे थे, तो ये क्या हो जाएगी x - 2 कर रहे थे। और आप क्या कर रहे थे, जैसे मान लो अगर इसके इधर है तो इधर आपको प्लस करना पड़ रहा था। देखो -4.3 में आपने 5 को ऐड किया है, -2.6 में 3 को ऐड किया, तो आप यहाँ वाले में क्या करोगे, ऐसे ही वाइट सर्किल बनाओगे, खुद समझ गए होगे। इसमें क्या ऐड कर देंगे 1, यानी y = x + 1। इसमें क्या ऐड कर देंगे y = x + 2, और इधर इसमें क्या ऐड कर देंगे y = x + 3, ये एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन निकल आई तुम्हारी सारी। और आप देखो जरा, 0 पे डार्क सर्किल है, 1 पे वाइट सर्किल है, इसलिए इसकी रेंज क्या है, रेंज तो देखते ही बता देनी है कि रेंज भाई साहब 0 शुरू हो रही है, 1 भी नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन अगर डोमेन की बात करें तो चिंटू को दौड़ाना तो दौड़ा लीजिए आप चिंटू को, वैसे यहाँ भी दौड़ा सकते थे चिंटू को, -∞ और ये क्या है +∞। जब यहाँ से दौड़ाओगे तो कुछ नहीं दिखेगा, 0 पे दिखेगा भैया दिख रहा है, फिर 1 पे कह रहा है, जब एग्जैक्ट 1 पे पहुँचे तब भी दिखना बंद हो गया, तो एग्जैक्ट 1 पे ओपन ब्रैकेट है। और डोमेन में देखोगे तो कहेगा भैया सब कुछ है, -∞ शुरू कर हर जगह फंक्शन दिख रहा है +∞ तक। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जब ये 1 पे पहुँचेगा तो इसे ऊपर तो दिखेगा नहीं, ऊपर तो वाइट सर्किल, अरे तो 1 जहाँ खड़े वहाँ तो डार्क है, तो चाहे ऊपर दिखे या नीचे दिखे। ठीक है, तो इसकी डोमेन और रेंज क्या हो जाएगी। बाकी हमने क्या कहा, प्रॉपर्टीज जो हैं IIT के लिए वो हम कहाँ डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी वाले लेक्चर में। ठीक है, तो ये आपका फ्रैक्शनल फंक्शन था, ये हो गया। ठीक, तो इस पर अगर क्वेश्चन आए
तो तड़ से कर दीजिएगा। अब इसमें क्वेश्चन इंटीग्रेशन वगैरह बहुत बनते हैं, इसमें हमें एक फंक्शन ज़रा डिफाइन, तो वैसे तो फंक्शन साफ साफ लिखे लेकिन फिर भी डिफाइन कर लेते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये सब रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन है, बिना डिफाइन किए इनका काम चलता नहीं है, तो ज़रा एक बार डिफाइन भी कर देते हैं इनको। डिफाइन तो सामने लिखा ही है सब कुछ, फिर भी डेफिनेशन ज़रूरी है। देखिएगा कैसे ज़रूरी है। हम लिखेंगे यहाँ एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ समझिएगा, x जब हमारा 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो इसका आंसर क्या है, y इक्वल टू एक्स, यानी x ही रहेगा, जो डालोगे वही मिलेगा। x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 लेस देन 2 है, तो ये क्या रहेगा, x माइनस 1 रहेगा। x ग्रेटर दैन 2 लेस देन 3 है, तो ये x माइनस 2 हो जाएगा। x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 लेस देन 4 है, तो x माइनस 3 हो जाएगा। और ऐसे ये कहानी चलती रहेगी। नीचे भी x लेस देन 0 है, ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस 1 है, तो ये x में प्लस 1 हो गया था, वहाँ देखो वो हो रहा है। ये x जब लेस देन माइनस 1 है और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 है, तो इसमें 2 ऐड हो गया, तो ऐसी कहानी नीचे चलती रहेगी। ये बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना, क्योंकि इसमें जब आगे चल के पूछ देगा बताओ इंटीग्रेशन करो यहाँ से लेके वहाँ तक, तब आपको ये नहीं, ये वाली वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो ये क्या होगी, इसकी डेफिनेशन हो गई, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया, डोमेन रेंज हो गई, आपको समझ आ जाना चाहिए। बाकी रही प्रॉपर्टी, बहुत प्रॉपर्टी हैं, 8 से 10 प्रॉपर्टीज़ की भी हैं, वो हम कहाँ डिस्कस करेंगे आपकी बताइए, प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में, ठीक है। वो IIT के लिए होगा। आपकी प्रॉपर्टी मोस्टली जो है इसमें नहीं पूछी जाती 11-12 में, लेकिन हम IIT के लिए कराएंगे, है ना, एक लेक्चर रहेगा इसमें। देखिए फ्रैक्शनल फंक्शन के बाद में आपका जो फंक्शन है वो आता है, समझ लीजिए ज़रा, वो है आपका सिग्नम फंक्शन। कौन सा, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, इसको सिंघम मत समझ लीजिएगा, सिंघम विंगम नहीं है, सिग्नम है, SGN तो सिंघम नहीं है, क्या है, सिग्नम है। ये fx इक्वल टू xgn(x) है। अब देखो फिर से एक साइन आ गया ना, xgn(x), तो ये भी क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन, यानी किसी न किसी कोई ना कोई इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो पहले देख लेते हैं इसका ग्राफ। देखिए इसका ग्राफ क्या कहता है, ध्यान समझिएगा, ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, अगर एक बार समझ आ गए तो जो लोग IIT का विचार करके नहीं भी बैठे वो भी निकालने पहुंच जाएंगे, बोले हम भी निकालेंगे साला, क्या दिक्कत है ना। देखिएगा जब ये y इक्वल टू 0 होता है, x इक्वल टू जब 0 है, तो ये 0 ही आंसर देगा, यानी जो रेड वाला हमने बनाया ये भी ग्राफ का पार्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डॉट बना दिया सर ने ऑरिजिन दिखाने के लिए, नहीं, ऑरिजिन तो हमें पता है ऑरिजिन है वो, लेकिन जब x की वैल्यू आपकी 0 से ज़्यादा होगी तो ये 1 देता है, क्या देता है, 1 ऐसे। और अगर 0 से छोटी है तो -1 देगा, यानी ये -1 देगा, ये +1 देगा। ये किसका, ये अगर देखी जाए लाइन किसकी है, ये लाइन किसकी है, y इक्वल टू 1 की लाइन है, और ये लाइन किसकी है, y इक्वल टू -1 की लाइन है, ठीक है। और ये 0 पे 0 है, ध्यान रखिएगा, ये जितना भी रेड बना हुआ है सब इसका क्या है, पार्ट है, ये आगे चलता जाएगा, इधर भी चलेगा ये। आते हैं डोमेन रेंज, जरा समझते हैं। तो डोमेन है तो यहाँ पे चिंटू को दौड़ाओ x एक्सेस पे, दौड़ा लीजिए भाई साहब, जरा डोमेन लिखते हैं इसकी। तो जब इसकी आप डोमेन को लिखोगे तो जब ये दौड़ेगा तो कहेगा भैया -∞ पे भी है, आगे यहाँ पे। अब तुम कहोगे सर 0 पे है ना, तो ऊपर है ना नीचे, तो वाइट सर्किल है, लेकिन जहाँ खड़े हो वहाँ तो है डार्क, क्योंकि हमने कहा था ये भी ग्राफ का पार्ट है। तो यहाँ भी चिंटू दौड़ रहा है और सब जगह दिख रहा है, तो देखोगे रियल नंबर। लेकिन रेंज, वीडियो पॉज करो, कोई रेंज बता दे, समझ लेना कि आपको जितना पढ़ा है सब समझ आ गया। वीडियो पॉज करके जवाब दे दीजिएगा। देखिएगा तो आप इसमें जब देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -∞ से लेके ये जो -1 है यहाँ तक आपको ग्राफ दिखेगा नहीं, -1 पे दिखेगा, फिर कुछ नहीं दिखेगा लेफ़्ट राइट, फिर 0 पे दिखेगा और 1 पे दिखेगा। यानी इसकी रेंज में केवल 3 वैल्यू हैं, -1, 0 और +1। और कभी भी अगर आपको ऐसे पॉइंट लिखने हो, ठीक है, क्या लिखने हो, अगर कभी भी आपको ऐसे अगर पॉइंट लिखने हो तो आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखना होता है पॉइंट्स को, क्योंकि वो सेट होते हैं, ठीक है ना। तो आपका रेंज में केवल कितनी 3 वैल्यू होंगी, -1, 0 और +1।
-1 0 और +1 ये किस में होंगी, रेंज में होंगी। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, सिग्नम फंक्शन देख लिया। ठीक है, इसकी डोमेन रेंज देख ली। अब देखिएगा इसका जो अभी जो अब इसमें जो फंक्शन बच गए हैं वो 2 फंक्शन बचे हुए हैं, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में आपका a की पावर x, e की पावर x और इसी में a की पावर x में दोनों वैल्यू जब हमारा a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 हो और जब a ग्रेटर देन 1 हो, यानी कितने ग्राफ, 1 2 3 ग्राफ ये रह गए। इसके बाद लॉगरिथमिक ग्राफ, तो लॉगरिथम्स में आपका log x बेस a, इसमें 2 ग्राफ जब a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 और जब a ग्रेटर देन 1। इनकी डोमेन रेंज कंप्लीट डिस्कशन सब बाकी है, तो अगली क्लास में हम इनको देखेंगे। आप देखोगे लगभग सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, केवल यही 2 पार्ट बचे हैं। जिसके सिलेबस में ये हो वो पढ़े, ना हो ना पढ़े, लेकिन मैटर क्या है, अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हो तो ये तो आपके लिए भैया समझ लो, आप खुद ही समझदार हो, क्या बताएं। ठीक है, तो ये यहाँ पे रहेंगे। बाकी प्रॉपर्टी का हम वीडियो अलग से बनाएंगे, उसमें एक लेक्चर अलग होगा, तो वहाँ आप प्रॉपर्टी देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में केवल एक्सपोनेंशियल ग्राफ और लॉगरिथमिक डिस्कस करेंगे, उसके अगले वाले में प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक ही हो गया। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो किसी को किसी भी तरह का, व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या करोगे, हमें कॉल कर सकते हो। व्हाट्सएप आप वैसे भी कॉल कर सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप पे आप मैसेज लिख सकते हो कि सर हमने आपका कोर्स बाय किया, तो वहाँ पे ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, अब बता दो। मैं आपको जूम क्लास के थ्रू फेस टू फेस क्लास इसमें दे दूँगा। ठीक, थैंक यू सो मच।